नमस्ते साथियों। प्रपत्र एक शाला विकास योजना, इसे कैसे भरेंगे सारी जानकारी इस वीडियो में क्रमशः जानते हैं। ये सबसे पहला पन्ना है फ्रंट का, इसमें जो जानकारी दी गई है यहां देखिएगा। शाला विकास योजना शाला स्तर पर रखी जाएगी। जैसा यहां कहा गया है कि इस शाला विकास योजना को विद्यालय पर ही रखना है। आगे कहा गया है कि इस योजना के मुख्य बिंदु जिनका समाधान वरिष्ठ कार्यालय द्वारा संबंधित है, उन बिंदुओं को जन शिक्षा विकास योजना प्रपत्र 2 में भरकर भेजा जाना है। इस प्रपत्र में ऐसी बातें या ऐसी जानकारी या ऐसे कार्य या ऐसे बिंदु जिनका समाधान वरिष्ठ अर्थात उच्च कार्यालय से होना है, तो उन बिंदुओं से संबंधित जानकारी प्रपत्र 2 जो कि जन शिक्षा विकास योजना का प्रपत्र होगा उसमें भरकर भेजा जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। और एक महत्वपूर्ण बात यहां कही गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्ष 2020-21 में प्रपत्र 1 बनाया गया है, तो उसे इस वर्ष अद्यतन करें। अर्थात आपके विद्यालय में यदि वर्ष 2020-21 का यह शाला विकास योजना का प्रपत्र है, तो उस प्रपत्र को आपको सामने रख करके वर्ष 2024-25 के लिए ये जो विकास योजना है इसमें अद्यतन करना है। यानी कि उसमें कुछ चीज बदलेंगी, कुछ चीज वही रहेंगी। अब जैसे यहां देखेंगे शाला का नाम तो वही रहेगा, डाइस कोड वही रहेगा, जन शिक्षा केंद्र विकास खंड जिला ये सब वही रहेगा, ठीक है। और यहाँ फोटो चस्पा करना है विद्यालय भवन की, ठीक है ये। और नीचे यहाँ पर सचिव अर्थात विद्यालय के जो संस्था प्रमुख है वो, ठीक। और यहाँ पर अध्यक्ष शाला प्रबंधन समिति। तो ये फ्रंट का पेज है, इसको बड़े आसान तरीके से हम भर सकते हैं। आइए अगले प्रश्नों पर हम देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं दी गई हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं एक एक करके, ठीक है। ये देखिएगा, यहां पर स्कूल विजन दिया गया है, ये देखिएगा स्कूल विजन। इसके बाद में शाला विकास के आयाम यहां दिए गए हैं, फिर भौतिक आयाम दिए गए हैं, और ये संज्ञानात्मक यानी अकादमिक आयाम दिए गए हैं। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां देखिएगा क्या दिया गया है, यहां दिया गया है कि सीखने सिखाने का आनंदमयी वातावरण, सीखने सिखाने के भरपूर अवसर, सीखने सिखाने के मजेदार तरीके और मूल्यांकन, ये संज्ञानात्मक अर्थात अकादमिक आयाम के अंतर्गत आता है। कितने हैं? सीखने सिखाने का आनंदमयी वातावरण पहला, सीखने सिखाने के भरपूर अवसर ये दूसरा, तीसरा है सीखने सिखाने के मजेदार तरीके, और चौथा मूल्यांकन। तो यहाँ 4 बातें दी गई हैं संज्ञानात्मक के अंतर्गत, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा आगे सामाजिक आयाम के अंतर्गत जानकारियां दी गई हैं, फिर संस्थागत आयाम, और फिर शाला विकास योजना की प्रक्रिया के बारे में यहाँ बताया गया है। आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं जो जानकारियां हमको भरनी है। तो यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहले ग्राम की प्रोफाइल। तो ग्राम की प्रोफाइल, जैसा कि इस पत्र के प्रारंभ में ही कहा गया है कि वर्ष 2020-21 की यदि शाला विकास योजना आपके पास में है तो उसी का अद्यतन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राम का नाम, फिर पंचायत का नाम आ जाएगा। ग्राम पंचायत, ग्राम अलग हो सकता है, ग्राम पंचायत अलग हो सकती है, ठीक है। तो वो ग्राम किस पंचायत में आता है उस पंचायत का नाम यहाँ आ जाएगा। फिर जन शिक्षा केंद्र का नाम आ जाएगा, विकास खंड का नाम, जिला का नाम। फिर ग्राम में जो जनसंख्या है महिलाओं की पुरुष की, ठीक है, और उनका योग। और यहाँ साक्षरता दर महिलाओं के कितने हैं, ठीक है। अब दर में यहाँ प्रतिशत के रूप में लिखना पड़ेगा आपको, है ना। और यहाँ पर पुरुष, यहाँ महिला, यहाँ पुरुष, और यहाँ योग आ जाएगा। फिर ग्राम में उपलब्ध शिक्षा सुविधाएं संख्या, प्राथमिक शालाएं कितनी हैं, शासकीय और अशासकीय, यानी प्राथमिक शालाओं की संख्या कितनी है, शासकीय कितनी है, अशासकीय कितनी है। माध्यमिक शालाएं अर्थात यहाँ मिडिल स्कूल दिया हुआ है, तो शासकीय मिडिल स्कूल कितने हैं, अशासकीय कितने हैं। हाई स्कूल यहाँ दिए गए हैं, शासकीय कितने हाई स्कूल हैं, अशासकीय कितने हाई स्कूल है। केवल यहाँ पर संख्या भरनी है। यदि यहाँ देखिएगा प्राथमिक यदि एक ही है और शासकीय तो 1 लिखना है, और यहाँ पर आपको डेस्क लगा देना है या ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। फिर माध्यमिक यहाँ शासकीय यदि एक ही है तो 1 लिखना है और यहाँ पर डेस्क लगा देना है। कि तो यदि किसी ग्राम में अशासकीय शालाएं भी हैं, शासकीय शालाएं भी हैं, यदि किसी ग्राम में एक शासकीय शाला है प्राथमिक और एक अशासकीय शाला है तो यहाँ पर 1-1 संख्या आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हायर सेकेंडरी, यहाँ पर हायर सेकेंडरी संख्या दी गई है, शासकीय हायर सेकेंडरी कितने हैं, अशासकीय कितने हैं। आगे देखिएगा उस ग्राम का मुख्य व्यवसाय क्या है, अर्थात ग्राम के लोग कौन सा व्यवसाय करते हैं, ठीक है। तो इसे तौर से कृषि यहाँ पर अक्सर भरा जाता है, तो जो भी व्यवसाय करते हैं उसको उस व्यवसाय को यहाँ पर भर देना है। जैसे यहाँ हम भर सकते हैं कृषि। आय के साधन क्या है, किस किस साधन से आय होती है, तो कृषि से होती है।
अब जो व्यवसाय किया जाएगा उसी से आय के साधन भी होंगे। या इसके अलावा पशुपालन भी हो सकता है, या अन्य व्यवसाय ग्राम के लोगों के द्वारा किए जाते हैं, तो उसको यहाँ पर हम दर्शा सकते हैं। प्रमुख उद्योग धंधे, उस ग्राम में यदि कोई उद्योग धंधे किए जाते हैं, कुटीर उद्योग हो, ठीक है, यानी लघु उद्योग, तो उनकी जानकारी यहाँ पर भरी जा सकती है। छोटी छोटी फैक्ट्री या किसी बात की लगा ले मान लो, तो उन उद्योग धंधों को यहाँ पर हम लिख सकते हैं। प्रमुख फसलें कौन सी हैं और वनोपज, जैसे मान लो फसलें में धान, गेहूं, चना ये हो सकती है। वनोपज में महुआ, ठीक है, इमारती लकड़ी ये हो सकता है। यहाँ पर बोली जाने वाली बोलियां, यानी कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, उनका विवरण यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यानी उस ग्राम के लोग कौन सी बोली बोलते हैं। उपबोली भी हो सकती है, यानी जो उपबोली बोली जाती हो उसको हम भर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर गांव या आसपास के मेले, यानी उस गांव में या उसके आसपास कुछ मेले लगते हैं, तो उन मेलों का विवरण यहाँ पर हम भर सकते हैं कि कौन सा मेला लगता है। जैसे शिवरात्रि मेला हम भर सकते हैं, कुछ जगह शिवरात्रि मेला लगता है मान लो, तो शिवरात्रि मेला। यदि कोई मड़ई लगती है तो मड़ई का बारे में हम जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। फिर धार्मिक आयोजन, यानी उस ग्राम में किस प्रकार के धार्मिक आयोजन होते हैं उनके बारे में हम विवरण दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जो पर्व मनाए जाते हैं, पर्व के बारे में हम जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। या कोई प्रवचन कार्य होता है उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसी तरह सांस्कृतिक आयोजन कौन कौन से होते हैं, किसी विशेष अवसर पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है मान लो, तो उसके बारे में हम दे सकते हैं। जैसे डंडार, मान लो डंडार एक होती है, तो उसको भी हम यहाँ डंडार कार्यक्रम लिख सकते हैं, क्योंकि वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। फिर गांव की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर क्या है, यानी बहुत प्राचीन समय की कैसी कोई इमारत है या कोई स्थान ऐसा है, उसके बारे में हम यहाँ जानकारी दे सकते हैं। कोई धार्मिक स्थल है, कोई मंदिर है, उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। उस ग्राम से संबंधित या आसपास क्षेत्र से संबंधित कोई लोकगीत है मान लो, ठीक है, जो गाया जाता हो ग्राम में, ठीक है, या ग्राम की महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा। जैसे सैला नृत्य और सैला गीत भी गाते हैं लोग कुछ जगह, मतलब यानी हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के जो बोलियों में गीत गाए जाते हैं, उन बोलियों के गीत के बारे में हम जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। उस ग्राम के आसपास मुख्य पहाड़, जंगल, नदियां आदि यदि हो तो उनके बारे में हम यहाँ विवरण दे सकते हैं। यानी किसी ग्राम के आसपास कोई छोटी सी पहाड़ी है, ठीक है, उसके बारे में, या जंगल है, उस जंगल को किस नाम से जानते हैं उसका नाम दे सकते हैं। कौन सी नदी बहती है या कोई नाला बहता हो तो उस नाला को किसी न किसी नाम से जाना जाता हो, उस नाम को हम यहाँ पर दे सकते हैं। फिर शिक्षण संस्थाएं, निजी शिक्षण संस्थाओं का विवरण, यानी कोई यदि निजी शिक्षण संस्था है, ठीक है, जैसे मान लो संगीत से संबंधित कोई संस्थान है या किसी भी तरह के कोई जानकारी देने वाला संस्थान है, कुछ सिखाने वाला संस्थान है, तो उसके बारे में विवरण हम दे सकते हैं। जैसे कंप्यूटर सेंटर है मान लो, तो कंप्यूटर सेंटर का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। फिर शासकीय शिक्षण संस्थाओं का विवरण, यानी उस ग्राम में शासकीय जो संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं यानी शालाएं जो हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित सुविधाओं की स्थिति क्या है तथा शाला से इनका कैसा संबंध है, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी भरना है। आंगनवाड़ी की स्थिति क्या है, संबंध कैसा है। स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति क्या है, संबंध कैसा है। पोस्ट ऑफिस की स्थिति क्या है, संबंध कैसा है। पुलिस स्टेशन यदि है तो स्थिति क्या है और संबंध कैसा है। तो यहाँ देखिएगा आंगनवाड़ी की स्थिति कैसी है, यदि बेहतर है तो आप यहाँ पर बेहतर लिखेंगे, सामान्य लिखेंगे, सुधार योग्य लिख सकते हैं। यानी यदि मान लो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है आंगनवाड़ी की, तो यहाँ पर सुधार योग्य ऐसा लिख सकते हैं। या आपको लगता है कि सामान्य स्थिति तो सामान्य लिख सकते हैं। आपसे संबंध कैसा है, संबंध यदि मान लो मधुर है तो मधुर संबंध लिख सकते हैं, सामान्य संबंध लिख सकते हैं। तो आपका आंगनवाड़ी केंद्र से किस प्रकार का संबंध है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ जानकारी आप दे सकते हैं। स्वास्थ्य केंद्र में यही स्थिति आएगी, ठीक है। आगे हम देखिए बैंक के की स्थिति कैसी है, संबंध कैसे हैं, ठीक है, और ग्राम का नाम यहाँ पर देना है, ठीक है। यहाँ ग्राम का नाम देंगे, फिर यहाँ पर पंचायत या नगर पंचायत का नाम देंगे, ठीक है, और उसकी स्थिति कैसी है और संबंध कैसा है, अर्थात ग्राम से कैसा संबंध है या उस पंचायत से संबंध कैसा है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देना है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो बिंदु है इसको नीचे आना था। यहाँ पर ग्राम का नाम यानी ग्राम या जो पंचायत है या नगर पंचायत है उसकी स्थिति कैसी है, संबंध कैसा है। फिर स्व सहायता समूह की स्थिति कैसी है और उससे संबंध कैसा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्थिति और संबंध के बारे में जानकारी भरनी है। फिर आगे और यहाँ पर अन्य सुविधाओं के बारे में और जानकारी पूछी गई है, क्या गांव तक रेल या सड़क मार्ग है, तो निश्चित तौर से सड़क मार्ग तो है ही है, तो यहाँ पर हाँ आ जाएगा। यदि गांव में अन्य सुविधा हो तो लिखे, यदि कोई अन्य सुविधा अतिरिक्त सुविधा मान लो गांव में है,
ये सामुदायिक भवन है मान लो, तो सामुदायिक भवन के बारे में जानकारी दे सकते हैं, या और अन्य कोई सुविधा है मान लो उसके बारे में विवरण दे सकते हैं। जिला मुख्यालय से दूरी कितनी है, जैसे जिला मुख्यालय मतलब जो जिला है, उदाहरण के लिए हम सिवनी की बात करें तो सिवनी से आपका ग्राम कितने दूर पर है उसको किलोमीटर में यहाँ पर दर्शाना है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है। इसके पश्चात विकासखंड का नाम लिखना है और यहाँ आ जाएगा स्थान का नाम, यानी आपका विद्यालय है किस ग्राम में उस ग्राम का नाम आ जाएगा, और यहाँ पर दिनांक, यहाँ पर हस्ताक्षर संस्था प्रमुख के ठीक है नाम आ जाएगा और शाला का नाम आ जाएगा, चाहे तो यहाँ पर सील भी लगा सकते हैं। अगले प्रश्न पर देखिएगा, शाला प्रोफाइल यहाँ पर दी गई है और शाला प्रोफाइल के अंतर्गत आप यहाँ देख सकते हैं कि शाला का नाम आएगा, शाला का डाइस कोड, शाला लगने का समय, यानी कितने समय प्रारंभ होती है और कब तक लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर जानकारी हम दे देंगे। ठीक, यहाँ शाला भवन की स्थिति कैसी है इसके बारे में नोट देना है, यानी आप अच्छी लिख सकते हैं, सुधार योग्य लिख सकते हैं, जर्जर जीर्ण लिख सकते हैं। ठीक है, जैसी स्थिति आपके विद्यालय भवन की है उस स्थिति के बारे में यहाँ पर जानकारी दर्शा सकते हैं। शिक्षण कक्षों की संख्या यहाँ पर दर्शाना है, अर्थात उतने ही कक्षों की संख्या दर्शाना है जितने आपके विद्यालय में कक्ष हैं, अर्थात जिनमें बच्चों का अध्यापन कार्य कराया जाता है। स्टाफ रूम अलग से है या नहीं है, यानी स्टाफ रूम यानी शिक्षकों के बैठने के लिए अलग से रूम है तो हाँ लिखना है और नहीं है तो नहीं लिखना है। प्रधानाध्यापक कक्ष अर्थात जो कार्यालय होता है प्रधान पाठक का वो है तो हाँ लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। ठीक है, और यहाँ नीचे देखिएगा शाला में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी पूछी गई है। प्रयोगशाला की स्थिति और आवश्यकता, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ स्थिति के बारे में जानकारी भरना है और यदि आवश्यकता है इससे संबंधित तो कितनी आवश्यकता है उनकी यहाँ पर संख्या भरना है। यदि आवश्यकता नहीं है तो डेश लगा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रयोगशाला की स्थिति, तो प्राथमिक माध्यमिक शाला में प्रयोगशाला होती ही नहीं है या आवश्यकता भी नहीं है तो यहाँ पर दोनों जगह हम डेश लगा सकते हैं। ठीक है, पुस्तकालय की हम बात करें तो प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय होता है, तो उस पुस्तकालय आपके विद्यालय में जो है उसकी स्थिति कैसी है, बेहतर है तो बेहतर है ना, यदि सामान्य है तो सामान्य लिख सकते हैं। ठीक है, और पुस्तकों की आवश्यकता है मान लो तो यहाँ आवश्यकता भर सकते हैं। ठीक है, कि कितनी पुस्तकों की आवश्यकता है। यदि मान लो आपको रैक की आवश्यकता है पुस्तकों को रखने के लिए तो यहाँ आवश्यकता हम दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर की स्थिति, अतिरिक्त कक्ष की स्थिति, किचन सेट की स्थिति, फर्नीचर की स्थिति, खेल का मैदान स्थिति, बाउंड्री वाल स्थिति, पेयजल स्थिति, बालक बालिकाओं हेतु पृथक पृथक शौचालय की स्थिति, रैंप रेलिंग सहित स्थिति और सफाई कर्मचारी स्थिति। तो अब जो आपके विद्यालय में उपलब्ध हैं ठीक है उसके बारे में यहाँ पर स्थिति दर्शाना है, बेहतर, सामान्य, सुधार योग्य या जिस तरीके से आप भर सकते हैं भरना है। और यदि आवश्यकता है तो आवश्यकता में यहाँ पर आप संख्या भर सकते हैं या आवश्यक जानकारी यहाँ भर सकते हैं। उदाहरण के लिए ये देखिएगा यहाँ पर बाउंड्री वाल की स्थिति, यदि बाउंड्री वाल है तो किस कंडीशन में है तो बेहतर लिख सकते हैं यहाँ पर, यदि बेहतर है तो बेहतर लिख सकते हैं। मरम्मत योग्य है तो मरम्मत योग्य लिख सकते हैं। यदि मान लो बाउंड्री वाल नहीं है तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे और आवश्यकता है तो आवश्यकता में आप लिखेंगे। ठीक है, आवश्यकता में हाँ आवश्यकता है ऐसा यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस तरह से ये जो बिंदु है इनके बारे में जानकारी आप भर सकते हैं। अगले प्रश्न पर देखिएगा, यहाँ जो जानकारी दी गई है, दिया गया शाला की प्रोफाइल, तो शाला के प्रोफाइल की जानकारी आपको यहाँ से भरना है। बच्चों से शुल्क लिया जाता है हाँ या नहीं, तो निश्चित तौर से शासकीय शाला में नहीं लिया जाता, हम लिखेंगे यहाँ पर नहीं, किंतु अशासकीय शाला है तो अशासकीय शाला हाँ लिखेंगे। अधिगम साधनों की उपलब्धता यानी अध्ययन अध्यापन के लिए जो TLM की उपलब्धता है उसके बारे में जानकारी देना है। यदि उपलब्ध है तो हाँ लिखना है और यदि आवश्यकता है तो आवश्यकता है, पर्याप्त नहीं ये लिख सकते हैं। आवश्यकता कितनी है तो उसके बारे में यहाँ विवरण दे सकते हैं। फिर शिक्षकों की संख्या की स्थिति यानी शिक्षक कितने हैं ठीक है उनके बारे में दे देंगे और यदि शिक्षकों की आवश्यकता तो यहाँ पर आवश्यकता दर्शा सकते हैं। कौन सा विषय पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं है उस विषय की जानकारी यहाँ पर हम दे सकते हैं। फिर अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या, आपके विद्यालय में जितने शिक्षक पदस्थ हैं उनमें से कितने अप्रशिक्षित शिक्षक है उनकी संख्या यहाँ दे देंगे। फिर शिक्षक प्रशिक्षण की स्थिति कैसी है यानी शिक्षकों ने कितना प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जैसे अभी FLN प्रशिक्षण की हम बात करें या और भी पूर्व में जो प्रशिक्षण हुए हैं मान लो, तो उन प्रशिक्षणों को शिक्षकों ने प्राप्त किया है तो हम लिख सकते हैं सभी शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, यहाँ पर जानकारी दर्शा सकते हैं। यदि प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो यहाँ पर जानकारी दर्शा देंगे।
कि 2 शिक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता, या किसी विषय विशेष में आवश्यकता है तो उस विषय विशेष की आवश्यकता को यहाँ पर दर्शा सकते हैं। शिक्षकों के परस्पर संबंध कैसे हैं? मधुर हो सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ मधुर संबंध दर्शा सकते हैं। शिक्षकों के समुदाय से संबंध कैसे हैं? यानी जो सारे शिक्षक हैं, जिस ग्राम में शाला है उस ग्राम के लोगों के साथ में, अभिभावकों के साथ में कैसे संबंध है उसके बारे में हम यहाँ जानकारी देंगे। मधुर संबंध, बेहतर, है ना, ऐसा हम दे सकते हैं। शिक्षकों के आवास हेतु शासकीय भवन है या नहीं है? तो प्राय नहीं है इधर, तो हम यहाँ पर नहीं देंगे। ठीक है, है मान लो तो हाँ लिखेंगे। शाला शिक्षा कोष के उपयोग की स्थिति, आपके विद्यालय में जो शाला शिक्षा कोष है उसकी स्थिति के बारे में बताना है। शिक्षा कोष में राशि है या राशि नहीं है ये दे सकते हैं। आवश्यकता है क्या, तो उसके बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पर हम जिस भी स्थिति में हमारे शाला का शिक्षा कोष है, जैसे अभी डीजीगो के माध्यम से हमको आहरण होता है और हम भुगतान करते हैं, खर्च करते हैं, तो उसकी स्थिति दर्शा सकते हैं यहाँ पर। फिर शाला में प्रार्थना सभा में होने वाले गतिविधियों का उल्लेख करें। यानी प्रार्थना सभा में कौन कौन सी गतिविधियां होती है? जैसे प्रार्थना होती है, ठीक है, सुवाक्य हो सकते हैं, सुवचन बच्चों को सुनाए जा सकते हैं, कुछ जगह प्रार्थना के बाद में गिनती पहाड़ा का अभ्यास कराया जाता है, तो वो सारी जानकारी यहाँ पर हम दे सकते हैं। क्या कक्षा में बच्चों के बैठने हेतु पर्याप्त व्यवस्था है? यदि है तो हाँ लिखना है और नहीं है तो नहीं लिखना है। कक्षा में पर्याप्त हवा, प्रकाश, विद्युत व्यवस्था है? यदि है तो हाँ लिखना है और नहीं है तो नहीं लिखना है। शाला में अध्ययनरत छात्रों की उपलब्धियां, ठीक है, जो छात्र पढ़ रहे हैं उनकी कोई विशेष उपलब्धि हो, मान लो कोई छात्र विशेष किसी विशेष क्षेत्र में कार्य कर रहा हो या उसको विशेष योग्यता हासिल हो, तो उसके बारे में जानकारी हम यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ खेलकूद के बारे में हम जानकारी देंगे। ठीक है, जैसे यानी शाला में अध्ययनरत छात्रों की उपलब्धियों के अंतर्गत खेलकूद, यदि खेलकूद में कोई विद्यार्थी दक्ष है, प्रवीण है, तो उसके बारे में यहाँ जानकारी देंगे। यदि कोई विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियों में अग्रणी है तो उसके बारे में जानकारी दे देंगे। पठन पाठन में कोई मेरिट सूची में बच्चा आया है उसकी जानकारी दे देंगे। शिक्षकों की उपलब्धियां, मान लो शिक्षकों को कोई पुरस्कार मिला है तो उसके बारे में जानकारी दे देंगे। यानी जिला स्तर का, राज्य स्तर का, है ना, राष्ट्रीय स्तर का कोई पुरस्कार मिला है तो उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी दे देंगे। शाला में सहयोग करने वाले अन्य व्यक्ति, संस्थाएं, सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं, एनजीओ से प्राप्त योगदान का विवरण। यदि विद्यालय को किसी प्रकार का सहयोग किसी व्यक्ति से, किसी संस्था से, सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं से या कोई एनजीओ है मान लो, उसके द्वारा कोई सहयोग प्राप्त होता है तो उसकी जानकारी यहाँ पर हम दे सकते हैं। ग्राम के कुछ लोग होते हैं जो ग्राम को विद्यालय को दान दे देते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ जानकारी दे सकते हैं। फिर क्या शाला का समय बच्चों एवं पालकों की सुविधा से तय किया गया है? तो यदि तय किया गया है तो हम जिस प्रकार हाँ लिखना है, और यदि तय नहीं किया गया है, यदि शासन के निर्देशानुसार किया गया है तो हम यहाँ लिखेंगे शासन के निर्देशानुसार शाला का समय संचालित है। फिर जन शिक्षा केंद्र की शाला के विकास में क्या भूमिका है? यानी जन शिक्षा केंद्र किस तरह से सहयोग करता है, जन शिक्षा केंद्र प्रभारी, जन शिक्षक किस तरह से आपका सहयोग करते हैं, उसकी जानकारी हम यहाँ पर देंगे। फिर शाला के कार्यों में आपको किससे और किस प्रकार की सहायता मिलती है उसका विवरण आप यहाँ पर देंगे। यदि कोई ग्राम के उत्साही युवाओं के द्वारा, कोई व्यक्ति के द्वारा, जन शिक्षकों के द्वारा मान लो यहाँ सहायता मिलती है अध्ययन अध्यापन में, तो उसका विवरण हम यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पर प्रधान अध्यापक का नाम, हस्ताक्षर हो जाएंगे, उनकी सील यहाँ पर लग जाएगी। अगले प्रश्न पर देखिएगा, यहाँ पर जो जानकारी दी गई है बच्चों की प्रोफाइल, तो बच्चों की प्रोफाइल में यहाँ देखिएगा 3 से 6 आयु वर्ग, 6 से 11 आयु वर्ग और 11 से 14 आयु वर्ग का जो विवरण है। ठीक है, यहाँ पर जातिवार जो है जानकारी दी गई है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4 जातियों का विवरण दिया गया है, यानी 3 से 6 आयु वर्ग में, 6 से 11 आयु वर्ग में और 11 से 14 आयु वर्ग में। अब यहाँ जो खंड दिए गए हैं, यहाँ पर हमको जो सुविधाएं बच्चों को प्राप्त होती है, जैसे गणवेश मिलती है, पाठ्य पुस्तकें मिलती हैं, बच्चों के नामांकन की स्थिति, यहाँ पर अप्रवेशी कितने हैं, शाला त्यागी कितने हैं, दिव्यांग कितने हैं, निःशुल्क साइकिल कितने बच्चों को प्राप्त हुई है, उनका विवरण यहाँ पर देना है। गणवेश कितने बच्चों को प्राप्त हुई है, 3 से 6 आयु वर्ग में कितने बच्चों को प्राप्त हुई है, तो यहाँ जातिवार विवरण भरना है, यानी संख्या भरनी है। ठीक है, 6 से 11 आयु वर्ग में उनकी संख्या भरनी है, 11 से 14 आयु वर्ग में संख्या भरनी है। ठीक है, इसी तरह से पाठ्य पुस्तक की जानकारी यहाँ भरेंगे। और यहाँ तो पाठ्य पुस्तक तो आप देखेंगे सभी बच्चों को प्राप्त होती है, गणवेश लगभग सभी बच्चों को प्राप्त होती है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को प्राप्त होती ही है। ठीक है,
तो ये हम जानकारी दे देंगे। पाठ्य पुस्तकें सब बच्चों को प्राप्त होती है, तो यहाँ पर पूरी विवरण भर देंगे। अब बच्चों का नामांकन, 3 से 6 आयु वर्ग के कितने बच्चे आपके विद्यालय में नामांकित है, तो उनका विवरण आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन का विवरण आ जाएगा। यहाँ 11-14 आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन का विवरण आ जाएगा, अर्थात शाला में दर्ज बच्चों का विवरण यहाँ पर आ जाएगा। नामांकन मतलब बच्चों का दर्ज होना। और आगे देखिएगा अप्रवेशी, अर्थात ऐसे उस ग्राम में कुछ बच्चे हैं क्या जो विद्यालय में अभी तक प्रवेश नहीं हुए हैं, तो आयु वर्ग में यहाँ उनकी संख्या दे देना है। फिर यहाँ शाला त्यागी, देखो कुछ बच्चे विद्यालय में दर्ज तो होते किंतु वे विद्यालय नहीं आते हैं, कई दिनों से लगातार अनुपस्थित हैं, तो ऐसे बच्चे निश्चित तौर से शाला त्यागी की श्रेणी में आते हैं, तो उनकी संख्या यहाँ पर हमको दे देना है। दिव्यांग बच्चे हैं तो उनका विवरण दे देंगे। ठीक है, और यहाँ निःशुल्क साइकिल वितरण, अर्थात कितने बच्चों को निःशुल्क साइकिल प्राप्त हुई है उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो खंड है यहाँ कहना चाहिए सारी जानकारी हम भर लेंगे। यहाँ पर बालक बालिकाओं की संख्या अलग नहीं दी गई है, यहाँ समस्त बच्चों की संख्या बालक बालिका एक साथ ही भरना है, केवल जातिवार अलग अलग भरना है। और यहाँ पर नीचे देखिएगा, यहाँ जो जानकारी भरना है, यहाँ पर बालक बालिकाओं की संख्या अलग अलग देनी है, जातिवार भी देना है और बालक बालिका अलग अलग देना है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक विद्यार्थियों की संख्या भरनी है, यहाँ पर टोटल भरना है, यहाँ कुछ समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुसूचित जाति के कक्षा 1 के बालक और बालिका यहाँ भरना है। ठीक है, कक्षा 2 के बालक बालिका, कक्षा 3 के, कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 के भरना है और फिर टोटल यहाँ पर करना है। ठीक है, तो ये शाला में दर्ज बच्चों की संख्या यहाँ पर भरनी है। ठीक है, और अगले प्रश्न पर हम देखें तो यहां पर देखिएगा, यहां शाला में पदस्थ शिक्षकों का विवरण, शिक्षक प्रोफाइल, यहां क्रमांक, शिक्षक का नाम, पद, शिक्षक महिला है या पुरुष, तो यहां पर जानकारी आ जाएगी। शैक्षणिक योग्यता कितनी है, व्यावसायिक योग्यता यानी बीएड डीएड से संबंधित जानकारी, शिक्षक प्रशिक्षित है या अप्रशिक्षित, अर्थात उनने प्रशिक्षण प्राप्त किया है या नहीं किया है उसकी जानकारी है, और अध्यापन अनुभव कितने वर्ष का है, तो यहाँ वर्षों में आ जाएगा। ठीक है, तो जितना भी स्टाफ है विद्यालय का उसकी जानकारी यहाँ भर देंगे। फिर प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी और आवश्यकता के बारे में यहाँ जानकारी देना है, तो यहाँ विवरण देखिएगा, पाठ्य पुस्तक, साइकिल, छात्रवृत्ति, विकलांग उपकरण, मध्याह्न भोजन, ये ठीक है। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर बालक बालिकाओं को कितने बालकों को कितनी बालिकाओं को पाठ्य पुस्तकें प्राप्त हुई है, प्राथमिक स्तर पर उनकी संख्या देना है। माध्यमिक स्तर पर यहाँ पर संख्या देना है। यदि पर्याप्त नहीं मिली है तो यहाँ कितनी आवश्यकता है, यहाँ पर बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए, ठीक है, यहाँ भरना है। और फिर बाद में आवश्यकता की पूर्ति, ठीक है, यहाँ पर हमको भरना है। इसी तरह साइकिल से संबंधित जानकारी, छात्रवृत्ति और विकलांग उपकरणों की आवश्यकता संबंधित, और यहाँ मध्याह्न भोजन। तो हम इस प्रारूप को भी आसानी से भर सकते हैं। अगले प्रश्न पर देखेंगे तो यहाँ देखिएगा, शाला विकास के विभिन्न आयामों की स्थिति प्रपत्र 1, ठीक है, क्रमांक 1, 2, 3, 4 ये अलग अलग दिए हुए हैं। तो यहाँ आयाम दिए हैं, उन आयामों की वर्तमान स्थिति कैसी है, चाही गई स्थिति यानी प्रस्तावित कार्य कैसा होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ विवरण देंगे। उदाहरण देखिएगा किस प्रकार से भरना है, इसके बारे में हम बता देते हैं। जैसे कि संज्ञानात्मक आयाम की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो सीखने की स्थिति के बारे में विवरण देना है। ठीक, तो सीखने का वातावरण कैसा है, तो सीखने का वातावरण यानी यहाँ पर वर्तमान स्थिति कैसी है, यानी वातावरण सकारात्मक भर सकते हैं, ठीक है। प्रदूषण युक्त यदि मान लो है तो प्रदूषण युक्त भर सकते हैं, ठीक है। कोलाहल युक्त है मान लो तो कोलाहल युक्त भर सकते हैं। तो वैसे भी विद्यालयों का वातावरण कैसा होता है, बेहतर होता है, ठीक है, सौहार्दपूर्ण होता है, सकारात्मक हम भर सकते हैं, ठीक है। यदि मान लो स्थिति जो है वो बेहतर नहीं है, तब यहाँ कैसी स्थिति होनी चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पर प्रस्तावित कार्य के रूप में दे सकते हैं। यदि मान लो स्थिति बेहतर है तो यहाँ हम डेस लगा देंगे। फिर सीखने के कैसे तरीके हैं, तो उन तरीकों के बारे में यहाँ पर विवरण दे देंगे। यानी आप खेल खेल में सिखाते हैं, टीएलएम का प्रयोग करके सिखाते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में यानी टीएलएम का प्रयोग करते हुए या स्वयं करके या गतिविधियों के माध्यम से सिखाते, तो उनके बारे में यहाँ विवरण देना है। यदि आप नहीं सिखाते हैं तो किस प्रकार होना चाहिए, फिर उसका विवरण यहाँ पर आ जाएगा। सीखने के कितने अवसर विद्यार्थियों को मिलते हैं, है ना,
2 अवसर मिलते हैं, 3 अवसर मिलते हैं, ठीक है, या आवश्यकता अनुसार अवसर दिए जाते हैं तो यहां पर उसका विवरण दे सकते हैं। यदि मान लो आवश्यकता है, चाहिए गई स्थिति है, तो यहां पर विवरण दे देंगे। मूल्यांकन किस प्रकार से होता है, ठीक है, आकलन के रूप में होता है। मान लो आवधिक आकलन के रूप में करते हैं कक्षा 1-2 का, ठीक, 3 का, तो उसका विवरण दे देंगे। हम यहाँ वार्षिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन करते हैं तो उसका विवरण दे देंगे। यदि मान लो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, किसी और तरीके से होना चाहिए, तो उसका विवरण यहां पर हम दे सकते हैं। तो ये पहला आयाम हमने बता दिया। फिर दूसरा सामाजिक आयाम, तो यहां सामाजिक आयाम में शिक्षक बालक संबंध, फिर बालक बालक संबंध, शिक्षक समाज संबंध, सामाजिक मूल्य। वर्तमान स्थिति कैसी है, बेहतर है, सामान्य है, सुधार योग्य है, ठीक है, तो यहां पर हम भर देंगे। यदि सुधार योग्य सामान्य है मान लो, तो फिर यहां पर कैसी स्थिति होनी चाहिए उसका विवरण यहां पर देना होगा, ठीक है। फिर संस्थागत आयाम, नियमित उपस्थिति के संबंध में, नियमित उपस्थिति है तो बेहतर है मानो तो बेहतर भरना है, यदि बेहतर नहीं है, सामान्य है, तो फिर यहां पर कैसी स्थिति होनी चाहिए उसका विवरण देना होगा। ठहराव क्या है, यानी विद्यार्थियों का ठहराव क्या है, ठीक, उसके बारे में विवरण दे देंगे। फिर खेल, साहित्यिक, सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में विवरण दे देंगे। फिर समुदाय से सहयोग की क्षमता के बारे में दे देंगे। यदि समुदाय से सहयोग प्राप्त होता है तो पर्याप्त सहयोग प्राप्त होता है ऐसा लिखे, और नहीं होता है तो नहीं होता है, और यहां पर सहयोग की आवश्यकता है, ठीक है। प्रबंधन कैसा है, संस्थागत यानी जो एसएमसी है उसका प्रबंधन कैसा है उसके बारे में विवरण दे देंगे। यदि बेहतर है तो बेहतर लिखेंगे, यदि बेहतर नहीं है तो सामान्य लिखेंगे, और फिर कैसा होना चाहिए उसका विवरण यहां पर दे देंगे। फिर भौतिक आयाम, अधोसंरचना की जानकारी, शाला भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कंप्यूटर, अतिरिक्त कक्ष, किचन सेट, फर्नीचर, खेल सामग्री। तो ये भौतिक आयाम है, उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में यहां बताना है और कैसा होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम अगर शाला भवन की बात करें, यदि शाला भवन यहां मरम्मत योग्य लिखते हैं मान लो, तो मरम्मत के लिए राशि की आवश्यकता है, ऐसा हम यहां पर विवरण दर्शा सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर मान लो आपको आवश्यकता है, यदि आपके विद्यालय में नहीं है तो डेस्क लगा दे, यहां भी डेस्क लगा दे क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है। अतिरिक्त कक्ष यदि मान लो आवश्यकता है, यदि आपके विद्यालय में है तो उसकी स्थिति लिखे, और नहीं है और आवश्यकता भी नहीं, दोनों में डेस्क लगा दे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके पश्चात अगले प्रश्न पर हम देखते हैं, खेल का मैदान की क्या स्थिति है, ठीक है, और कैसी स्थिति होनी चाहिए उसका विवरण। बाउंड्री वॉल, पेयजल, बालक बालिकाओं हेतु पृथक पृथक शौचालय, रैंप, रेलिंग सहित विद्यालय का परिवेश पर्यावरण कैसा है। तो यहां पर वर्तमान की स्थिति यदि है, मान लो जैसी स्थिति उसका दर्शाना है, यदि खराब स्थिति है मान लो, तो फिर उसका कैसा होना चाहिए उसका विवरण हम यहां पर देंगे। अगले प्रश्न पर हम देखते हैं, तो अगले प्रश्न पर यहां देखिएगा शाला विकास योजना, ठीक है। तो शाला विकास योजना देखिएगा, शाला का नाम, जन शिक्षा केंद्र का नाम, विकास खंड का नाम, जिला का नाम यहां आ जाएगा। फिर यहां आयाम, प्रस्तावित गतिविधियां, उत्तरदायित्व किसका है, प्रक्रिया कैसी होगी, समयावधि कितने समय में पूरा हो जाएगा, प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में, तृतीय वर्ष में, और अन्य कोई जानकारी है तो रिमार्क में यहां दर्शा देंगे। संज्ञानात्मक स्थिति यानी सीखने की स्थिति, सीखने का वातावरण, सीखने के तरीके, सीखने के अवसर, मूल्यांकन, प्रस्तावित गतिविधियां क्या हैं उसके बारे में विवरण देंगे। उत्तरदायी किसका है, ठीक है, उसके बारे में। प्रक्रिया कैसी है उसके बारे में यहां जानकारी दे देंगे, ठीक है। समयावधि कितने समय में ये जो प्रक्रिया है वो गति ले लेगी या सही हो जाएगी उसका विवरण यहां पर हमको दे देना है। जैसे मान लो सीखने का वातावरण है ना, यहां पर हम दे सकते हैं बच्चों को आनंददायी, ठीक है, यहां आनंददायी वातावरण लिखते हैं मान लो। उत्तरदायी किसका है, शिक्षक लिख देंगे। प्रक्रिया क्या होगी, बच्चों को खेल खेल में और गतिविधियों के माध्यम से अध्यापन कराना। प्रथम वर्ष में टिक लगा, द्वितीय तृतीय वर्ष में हम टिक लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर सीखने के तरीके के बारे में विवरण दे देना है। फिर यहां देखिएगा सामाजिक आयाम, शिक्षक बालक संबंध, बालक बालक संबंध, शिक्षक समाज संबंध, सामाजिक मूल्य। तो गतिविधियां कैसी होनी चाहिए प्रस्तावित उसके बारे में देंगे। उत्तरदायी तो किसका है उसका नाम लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ प्रक्रिया कैसी होगी और सारी जो जानकारी जैसा कि हमने बताया उसी प्रकार लिखना है। फिर संस्थागत में नियमित उपस्थिति, समुदाय से सहयोग की क्षमता, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियां, प्रबंधन। फिर भौतिक आयाम में यहाँ पर जो दिया गया है, तो यहाँ पर मिला करके शाला विकास योजना में जो इनसे संबंधित गतिविधियां हैं उनका विवरण यहां देना है। उत्तरदायित्व किसका होगा, प्रधान पाठक का है, शिक्षक का है, या एसएमसी का है, या अभिभावकों का है, जिसका भी है, या जन शिक्षक का है, या जनपद शिक्षा केंद्र के अधिकारियों का है,
ठीक है, या जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारियों का है तो सारा विवरण उत्तरदायित्व में यहाँ हम दे सकते हैं। प्रक्रिया कैसी होगी उसका विवरण, समयावधि कितने समय पूरा हो जाएगा इसका विवरण, और यहाँ अतिरिक्त कोई रिमार्क है तो उसकी जानकारी हम दे सकते हैं। आगे देखिएगा, इस प्रश्न में से जो दिया है किचन सेट, फर्नीचर, खेल सामग्री, खेल का मैदान, बाउंड्री वॉल, पेयजल, बालक बालिका हो तो पृथक पृथक शौचालय, रैंप, रेलिंग सहित परिवेश पर्यावरण की जानकारी यहाँ पर दे देंगे। यहाँ पर देखिएगा हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक, शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और यहाँ पर जन शिक्षक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। ठीक है, जब आप शाला विकास भर लेंगे तो यहाँ जन शिक्षक के हस्ताक्षर भी कराना आवश्यक है। यहाँ पर देखिएगा इस प्रश्न में शाला विकास योजना प्रपत्र 2, ठीक है, ये 2024-25 के लिए है। शाला विकास योजना प्रपत्र 1 से भरकर जन शिक्षा केंद्र को भेजा जाने वाला प्रपत्र, इस प्रपत्र को जन शिक्षा केंद्र को भेजना है भर करके। यहाँ शाला का नाम आ जाएगा, यहाँ डाइस कोड आ जाएगा, बच्चों की संख्या, बालक कितने हैं, बालिका कितने हैं, टोटल कितने हैं, यहाँ कुल शिक्षकों की संख्या, ठीक है, प्रशिक्षित कितने हैं, अप्रशिक्षित कितने हैं, ठीक है, आरटीई के आधार पर आवश्यकता यदि शिक्षकों की है तो उसकी संख्या यहाँ भर देंगे। किस विषय में शिक्षक की आवश्यकता है उस विषय का नाम यहाँ पर दर्शा देंगे। शाला से बाहर बच्चों की संख्या, यानी कुल मिलाकर के शाला से बाहर यानी अप्रवेशी और शाला त्यागी, बालक बालिकाएं कितने हैं, यानी दोनों मिलाकर के यहाँ भरना है, बालक कितने, बालिका कितने, टोटल कितने। यदि नहीं है तो डेढ़ कर देंगे। यदि शाला प्राथमिक है एवं मापदंडानुसार माध्यमिक शाला की आवश्यकता है तो निम्नांकित प्रपत्र भरे। ठीक है, यानी जो प्राथमिक शाला है यदि मापदंड माध्यमिक शाला की वहां आवश्यकता है तो इस प्रपत्र को भरना है। ये कहा जा रहा है शाला शिक्षा कोष में कुल जमा राशि कितनी है उसका विवरण देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा जन शिक्षा केंद्र का नाम, ठीक है, और यहाँ पर जन शिक्षा केंद्र प्रभारी। ठीक, इसके पश्चात आगे हम देखेंगे अगले प्रश्न पर, और यहाँ पर देखिएगा बड़ा महत्वपूर्ण है ये भी, बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शाला का प्रकार जिसमें वे सभी बिंदु जो आरटीई के प्रावधानों को पूर्ण करते हो उन्हें हाँ लिखे अन्यथा नहीं लिखे। यहाँ पर हमको हाँ या नहीं लिखना है। आगे क्या कहा गया है, आरटीई प्रावधानिक शाला उपरोक्त सभी बिंदुओं की पूर्ण करती है, अर्थात यदि 10 बिंदु शाला के आरटीई अनुरूप हैं तो उसे कुल 10 अंक दे, यदि उपरोक्त में से 5 बिंदु भी पूर्ण करते तो उन्हें 5 अंक दे। देखिएगा यहाँ पर घटक और प्राप्त अंक, ठीक, यहां लिखा है यदि हाँ है तो उसे 1 अंक दे और नहीं है तो 0 दे। बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, ठीक है, यहां अंक देना है, अब स्पष्ट किया गया है। ठीक है, यदि बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय तो यहां है तो 1 अंक और नहीं है तो 0 अंक। ठीक है, आपको यह दर्शा देना है। हम यहाँ बता रहे हैं क्या क्या कौन कौन से घटक हैं। दूसरा है बालकों के लिए शौचालय, तीसरा है पीने के पानी की सुविधा, चौथा है रैंप रेलिंग सहित, पांचवा है अतिरिक्त कक्ष, छठवा है एचएम स्टोर रूम केवल माध्यमिक शालाओं के लिए कहा गया है। ठीक है, सातवां है बाउंड्री वॉल, आठवां है खेल का मैदान, नौवां है पुस्तकालय, 10वां है किचन सेट, 11वां है शिक्षक बच्चों का अनुपात है, ठीक है, पीटीआर, और 12वां है बच्चों एवं कक्ष का अनुपात, एससीआर, बच्चों की कुल संख्या, कक्षों की संख्या। तो कुल 12 अंक है, तो यहाँ पर आपको टोटल अंक दे देना है। आवश्यकता में पूर्व की स्वीकृत और निर्माणाधीन कार्यों को शामिल न करें। यहाँ स्पष्ट किया गया है कि जो पूर्व में स्वीकृत किए गए हैं और निर्माणाधीन है उनको शामिल नहीं करना है। और यहाँ पर देखिएगा क्या कहा गया है, प्राथमिकता के आधार पर शाला की आवश्यकता का उल्लेख करें, यदि कोई आवश्यकता है तो उसका उल्लेख, उसका विवरण यहाँ देना है। फिर यहाँ पर शाला के शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु 5 सुझाव लिखना है यहाँ पर कि किस प्रकार से शाला में बच्चों की गुणवत्ता बढ़ सकती है, आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस तरह से ये शाला विकास पत्र है जिसका पूरी जानकारी हमने दिया है। अगले कालखंड में हम आपको यहाँ देखिएगा ये प्रपत्र ग्राम शिक्षा योजना शाला विकास योजना वर्ष 2024-25 के बारे में आगामी वीडियो में जानकारी देंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।